हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम जैसा कि पता है सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्नों को 325 प्रश्न को हमने प्रैक्टिस कर लिया, पढ़ लिया है, एनालिसिस कर लिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे जो 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे सेकंड सेमेस्टर वाले हैं अपने क्लासमेट व्हाट्सएप ग्रुप डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ इस क्लास को शेयर कर दें सेकंड सेमेस्टर वाले के साथ, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी आपके कांटेक्ट में हैं उनसे शेयर भी कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस हमने पीवाईक्यू पढ़ाया है और वहाँ पे आप लोग जाकर नोट्स वगैरह देख सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस लघुत्तरी प्रश्न फर्स्ट पेपर सेकेंड सेमेस्टर यूपी डीएलएड का स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, शिक्षा की आपको पता है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, तो शिक्षा से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और वर्तमान भारतीय समाज प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी, ठीक है, कैसी है उसके बारे में प्रश्न रहेंगे। तो शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। तो शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। तो बताइए शिक्षा का अवधारणा मतलब शिक्षा का क्या कॉन्सेप्ट है, आप क्या शिक्षा के बारे में समझते हैं और इस शिक्षा ग्रहण करने से क्या फायदा मिलता है आपको, इसका क्या महत्व है आपके जीवन में। तो शिक्षा व्यक्ति की क्या होती है, अंतर्निहित जो जो उसके अंदर क्या है, अंतर्निहित उसके अंदर क्षमता है, मनुष्य के अंदर जो भी क्षमता है उसको क्या करता है, शिक्षा निखारने का काम करता है, ठीक है, तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है, ठीक है, तथा समाज का सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति का आवश्यक ज्ञान तथा कौशल की व्यवस्था करती है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये शिक्षा का अवधारणा हो गया। आप किसी भी फिलोसोफर या किसी भी दार्शनिक के अनुसार शिक्षा की परिभाषा लिख सकते हैं और समझा सकते हैं, ठीक है। शिक्षा के महत्व को निम्नवत समझ सकते हैं। तो शिक्षा के महत्व को निम्नवत समझ सकते हैं। पहला क्या है, शिक्षा हमें किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा क्या करता है, हमें किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा शारीरिक व्यक्तित्व और मानसिक व्यक्तित्व के साथ ही व्यक्ति का जीवन शैली को बेहतर बनाती है। देखिए फिजिकल एजुकेशन जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्या है, ये शारीरिक व्यक्तित्व के बारे में बताता है और मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, ये सब, और जीवन शैली को पीटी वगैरह करवाया जाता है, व्यायाम योगा, ये सब क्या है, शिक्षा के माध्यम से ही दी जाती है ना। थर्ड इसका महत्व क्या है, आपके जो भी फायदा दिखाई दे रहा है, कोई भी महत्व दिखाई दे रहा है फिजिकल इमोशनल मेंटल लेवल पे, वो आप लिख सकते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है आपके जीवन में, ठीक है। शिक्षा किसी भी स्थिति अच्छी अथवा बुरी के दौरान संतुलन बनाए रखने की मनोस्थिति का निर्माण करती है। यानी कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो क्या करता है, विषम परिस्थिति में भी उसकी निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है और लोगों की अपेक्षा अधिक होती है और अच्छी होती है, ठीक है, संतुलन बनता है लाइफ में, बैलेंस। सेकंड प्रश्न देखिए, देखिए ये फर्स्ट पेपर अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है, बस लघुत्तरी प्रश्न ही हैं, उसके बाद 5-10 लेक्चर में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा पेपर फर्स्ट। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टार्ट करते हैं, एग्जाम भी आने वाला है। प्रश्न नंबर 2, निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क बिना पैसा का एवं अनिवार्य एवं क्या है, नेसेसरी है, बाल शिक्षा क्या है, यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है। ये प्रश्न देखिए 2023 पिछले साल ही पूछा था सेकेंड सेमेस्टर में। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य क्या है, निःशुल्क भी होना चाहिए, पैसा भी नहीं लगना चाहिए, और अनिवार्य भी है बाल शिक्षा। इसको क्या कहते हैं, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009। ये क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत क्या किया गया, प्रावधान किया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1 से 5 तक देने का प्रावधान है। यह शिक्षा की एक यह शिक्षा को एक मौलिक अधिकार, देखिए जो भारतीय संविधान का आपका जो भाग थर्ड है मौलिक अधिकार, उसमें आर्टिकल 12 से 35 के बीच में क्या है, मौलिक अधिकार में दिया गया है 12 से 35, तो उसी में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। तो 12 से 35 के बीच में आपका जो भाग थर्ड है आपका भारतीय संविधान में, भाग थर्ड 12 से 35 के अनुच्छेद 29(2) में, ठीक है, 29(2) में क्या किया गया है, उसकी बात किया गया है। इसके द्वारा समस्त बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, जिससे उनका पूर्ण रूप से मानसिक विकास होगा तथा उन्हें शारीरिक पोषण हेतु
पोषक तत्व यानी कि मिड डे मील की बात की गई है, और पोषक तत्व भी प्राप्त होगा जिससे उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास होगा। तो यही लिखना था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर थर्ड, फ्राबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। 2023 में पूछा है। तो फ्राबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, तो एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू फ्राबेल, ठीक है। तो फ्राबेल का विचार है कि शिक्षा का उद्देश्य न तो बच्चे के मस्तिष्क को शब्दों का भंडार बनाना है और न मानव जीवन का एकांगीपन प्राप्त करना है, बल्कि शिक्षा द्वारा बालकों को इस बात का ज्ञान कराना है कि विभिन्न पदार्थों में एक चिरंतन एकता होती है और प्रत्येक सजीव तथा निर्जीव पदार्थ दैवी उद्देश्य को पूर्ण करने और आत्मज्ञान तथा श्रेष्ठतम पूर्णता प्राप्त करने हेतु सदैव प्रयासशील रहते हैं। फ्राबेल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को ऐसी परिस्थितियों में ले जाना है जिसमें वह अपने अंतस को अधिक से अधिक व्यक्त कर सके और स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं की अभिव्यक्ति कर सके। बच्चों को केवल अभिव्यक्ति ही नहीं वरन कुछ सृजन भी करना चाहिए। सुनियोजित शिक्षा प्रणाली यानी कि अच्छी तरीके से प्री प्लान शिक्षा प्रणाली बच्चे में क्या करती है? सृजनात्मकता, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी लाती है और अभिव्यंजनात्मक भावनाएं साथ साथ उत्पन्न की जानी चाहिए। ये फ्रॉबेल के अनुसार क्या होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य होनी चाहिए कि बालकों को बस ज्ञान का भंडार नहीं बना देना है शब्दों का, ठीक है। उन्हें क्या करना है? जीवन का स्वतंत्रता पूर्वक उनके जो भी अंतर्मन में चल रहा है उनको अधिक से अधिक व्यक्त कर सकें और अभिव्यक्त कर सकें अपनी बातों को, उनके अंदर आत्मज्ञान हो, यही सारी चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी हो, अभिव्यंजनात्मक भावनाएं हो, यही सारी इंपॉर्टेंट है फ्राबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में। इतना लिखते हैं काफ़ी है 2 नंबर में, इससे भी ज़्यादा बनाकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 4, गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? अथवा बेसिक एजुकेशन जो गांधी जी ने नींव रखी थी, बेसिक एजुकेशन का नींव गांधी जी ने रखा था, तो बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डाली 2023 में भी प्रश्न पूछा है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी क्या थे? प्रयोगवादी विद्वान थे। गांधी जी क्या थे? प्रयोगवादी, यानी कि प्रयोग करने के बाद वो अपना निष्कर्ष निकालते थे, प्रयोगवादी विद्वान थे। उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन यानी कि एजुकेशनल फिलॉसफी, ठीक है, जो भी उनका शैक्षिक दर्शन था को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु, ठीक है, उनके जो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण था उसी को शैक्षिक दर्शन कह देंगे, तो उसको क्या करना चाहिए? मूर्त रूप यानी कि सामने जो दिखाई दे उसे करने के लिए एजुकेशन को 1937 में क्या किए थे? 1937 याद रखेंगे, 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी बुनियादी या नए तालीम शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया था। यानी कि गांधी जी प्रयोगवादी विद्वान थे, उन्होंने जो उनके यहाँ शिक्षा के प्रति बुनियादी यानी कि बेसिक एजुकेशन के प्रति दृष्टिकोण था, उन्होंने उसको साकार रूप देने के लिए 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में क्या किया? बुनियादी या नए तालीम शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया। उनका विचार था वर्तमान ब्रिटिश शिक्षा, ठीक है, वर्तमान ब्रिटिश शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इसने पूर्ण बहिष्कृत कर दिया है, ठीक है। आपको पता है मैकाले, विलियम वुड, ये सारे लॉर्ड कार्नवालिस, ये सब क्या किए? जो भारत जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थी उस टाइम कि अंग्रेजी पढ़ना है तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो कंपनी का शासन चलाने के लिए क्या करते थे? अपने फायदे को हित में देखते हुए ब्रिटिश वाले क्या करते थे? अपने कल्चर के, इंग्लैंड के कल्चर के, पाश्चात्य देशों के कल्चर के हिसाब से पढ़ाते थे। यह एजुकेशन प्रणाली थी, शैक्षिक व्यवस्था थी, लेकिन ये भारतीय संस्कृति को क्या कर रहा था? बहिष्कृत कर रहा था, ठीक है। इसका मन तथा हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, बस नौकरी का करना उद्देश्य था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना फायदा हो और वो भारत में अपना पांव पसार सके। इसीलिए क्या हुआ? गांधी जी ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, जो न मन पे कुछ फायदा कराए और न ही हृदय पे, यानी कि मन और हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था ब्रिटिश एजुकेशन से, तो इसमें हाथ के कार्य का भी कोई स्थान नहीं है। हाथी जी क्या करते थे? हथकरघा उद्योग, यानी कि जो भी हाथ से बनी उद्योग होता है, यानी कि लघु उद्योग को हथकरघा उद्योग कहते हैं। हथकरघा जो हाथ से बनी वस्तुओं के हाथ के कार्य का कोई स्थान नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड नहीं है। तो गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ
स्पष्ट करते हुए एक स्थान पर कहा कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति, ठीक है, बुनियादी मतलब जो घर का बुनियाद होता है, पिलर होता है, उसी से रिलेट करेंगे। पिलर पे क्या है, पिलर पे ही पूरा घर का छत टिका रहता है। तो उसी प्रकार ये बुनियादी शिक्षा जो 1 से 5 है या 1 से 8 है, जो भी कह सकते हैं आप, तो ये क्या है, ये पूरा बच्चे का भविष्य इसी पे टिका हुआ है। तो गांधी जी इसको लेकर चिंतित थे, तो उन्होंने 1937 में वर्धा सम्मेलन में बुनियादी या नई तालीम शिक्षा योजना का प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव पेश किया था। शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा द्वारा इन तीन शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता, तब तक इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश गांधी जी ने जो डाला था, वो उसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 5। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक, यानी कि समाज में जो भी परिवर्तन हो रहा है, आप लोग देखिए आदि मानव काल से प्रेजेंट टाइम तक जो भी परिवर्तन हुआ है, शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका, यानी कि टीचर और विद्यालय का क्या भूमिका है बताना है। 2023 में पूछा था ये प्रश्न। तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका को हम निम्नवत समझ सकते हैं। तो संस्कृति को नवीन पीढ़ी तक पहुंचाना, शिक्षक क्या करता है, जो भी हमारा इंडियन का एंशियंट इंडियन कल्चर था, उसको क्या किया, संस्कृत मतलब ये संस्कृत पढ़ने वाला नहीं, संस्कृत को नवीन पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए। शाश्वत मूल्यों में अस्थायित्व लाना, परिवर्तनशील कारक को रूप में कार्य करना, सामाजिक परिवर्तन की शिक्षा देना। ठीक है, लोकतंत्र का पालन करते हुए कक्षा में जनतंत्रात्मक वातावरण द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करके सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायता करना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। औपचारिक, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2022 और 2023 में प्रश्न पूछा है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में प्रमुख अंतर निम्नोक्त है। पहला, औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि विद्यालयी वातावरण में जो दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। एक निश्चित समय और निश्चित वातावरण में का पाठ्यक्रम क्या होता है, व्यापक होता है, बहुत ब्रॉड होता है। आप लोग देखेंगे भी होंगे विद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, बहुत ब्रॉड है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुउद्देशीय हैं। ठीक है, साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, फिजिकल एजुकेशन है, नैतिक शिक्षा है, ये सब क्या है, बहुउद्देशीय है तथा जीवन से संबद्ध है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीमित एवं सामाजिक वातावरण हेतु है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जो अनुभव से सीखते हैं आप, अनौपचारिक शिक्षा आएगा। सेकंड इसका क्या है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। देखिए, औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत एवं भावी जीवन की तैयारी है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक जोर देती है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा क्या करती है, वर्तमान पर अधिक जोर देती है। थर्ड, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र अधिक विस्तृत है, यह नियंत्रित एवं क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। ठीक है, किसी निश्चित टॉपिक पे बात होती है या सम्मेलन गोष्ठी होता है, ये क्या होता है, किसी एक टॉपिक पे होता है, तो क्या सीमित हो गया। लेकिन औपचारिक शिक्षा में क्या है, हिंदी पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये अलग अलग विस्तृत ज्ञान होता है इससे, औपचारिक शिक्षा से, और नियंत्रित भी है और क्रमिक है। ठीक है, और नियंत्रण में भी है और क्रम से होता है। नेक्स्ट, चौथा देखिए, औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, ठीक है, आदर्शों तथा आवश्यकताओं की प्रतीक है। मानव जीवन की जो भी आकांक्षा होती है, वो आदमी क्या करता है, हम पढ़ लिख के टीचर बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी। मान्यताएं हैं, सबका विचारधारा अलग है, और आदर्श क्या, व्यक्ति संस्कारी बनता है पढ़ने से। तथा आवश्यकताएं, या पैसा कमाएगा या बेरोजगार नहीं रहेगा, ये सारी चीजें हो सकती हैं औपचारिक शिक्षा में। जबकि अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक, ये गलत है, अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति की निहित आवश्यकताओं तथा समस्याओं की जानकारी तथा उनका समाधान है। विचार सम्मेलन गोष्ठी में आप क्या सीखते हैं, कि जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, या किसी सम्मेलन में हैं, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर का बात सुन रहे हैं,
या किसी वैज्ञानिक का क्या समस्याओं के बारे में बात होगा, उसका जानकारी होगा और उसका क्या समाधान है ये निकल के आता है। और अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, आप विद्यालय में रह के आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर सॉरी पांचवा देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर। तो औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य एवं आदर्शात्मक होता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, आदर्शात्मक होता है। एक कक्षा में बैठ के टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट सुनता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक होता है, विशिष्ट तथा समय अनुसार होता है। अतः औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हुए अत्यधिक निकट हैं। एक के बिना दूसरे की सफलता की संभावना नहीं है। अतः अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। यानी एक दोनों एक दूसरे पे क्या है, निर्भर हैं। और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय सुझाइए। 2023 में पूछा है ये। तो पर्यावरण प्रदूषण रोकने के क्या सुझाव हैं, क्या उपाय हैं। तो औद्योगिक इकाइयों और कारखानों को नदियों से दूर स्थापित करना। क्योंकि क्या होती हैं, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, तो क्या होता है वहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है, अवांछनीय पदार्थ या अवांछनीय तरल पदार्थ निकलते हैं कारखानों से, जो नदी को प्रदूषित करते हैं। तो उनको दूर बनाए जिससे नदी प्रदूषण ना हो, प्रदूषित ना हो, और सबको साफ पानी मिले और पर्यावरण साफ सुथरा रहे। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। सौर ऊर्जा क्या है, उसमें कोई हानि नहीं है। आप सोलर प्लेट लगा लीजिए, आपको सौर ऊर्जा के माध्यम से कोई प्रदूषण नहीं होता है। वन संरक्षण, बल्कि और सारी चीज़ों से जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो सब क्या है, ईंधन का दोहन करने के बाद मिलता है। तो वन संरक्षण, ठीक है, वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण। तो जंगलों को काटने से बचाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा शुद्ध, और हमारा वायुमंडल क्या रहेगा, और हमारा पर्यावरण क्या रहेगा, साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा और जीने योग्य रहेगा, जीवित रह पाएंगे हम लोग। वृक्षारोपण को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, कूड़े करकट को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, तथा इसका निस्तारण, या इसका निस्तारण मतलब क्या था, डिकम्पोजिशन, मतलब इसका कैसे खत्म किया जाए, कैसे इसको अच्छी जगह जहाँ पे इसका उचित स्थान हो वहाँ पे समुचित निर्धारित स्थल पर करना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे पर्यावरण को अनुकूल मतलब हमारे पर्यावरण के फायदे में है या पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हों, उन उत्पादों का, उन प्रोडक्ट्स का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, समाज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, समाज से आप क्या समझते हैं। शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। 2023 में ये प्रश्न पूछा है। चलिए बताइए, आप जिस समाज में रहते हैं उसके बारे में क्या आप लिखेंगे, और शिक्षा एवं समाज के मध्य। तो समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद मतलब बड़े समूह को कहते हैं। यानी कि समाज क्या है, एक से अधिक लोगों के समुदाय मिलके एक बहुत बड़ा समूह को क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। अमानवीय क्रियाकलाप करेंगे तो आप सामाजिक नहीं हुए। शिक्षा एवं समाज के मध्य गहरे पारस्परिक संबंध हैं। शिक्षा समाज के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है और सामाजिक विकास और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। शिक्षा और समाज क्यों एक दूसरे से रिलेट है, क्योंकि क्या करती है, देखिए शिक्षा से क्या होता है, हमारे समाज में इतना विकास हुआ है आज के इस प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी में। वर्तमान समय में देखिए क्या है, आपके चारों तरफ इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े एनजीओ हैं, बड़े बड़े सार्वजनिक संस्थाएं हैं। ये सब क्या है, शिक्षा की देन है। और उस समाज में रहने वाले जो लोग हैं समाज में, वो शिक्षा ग्रहण किए तभी हुआ। तो ये क्या होता है, प्रभावित कर रही है। तो सामाजिक विकास और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्भर करती है। शिक्षा क्या कर रही है, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करती है। शिक्षा क्या करती है, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करती है। ठीक है, जैसे क्या था पहले, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब शिक्षित लोग हुए तभी ये दूर हुआ।
तो क्या करती है शिक्षा, जो भी समाज की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर रही है ना। और समाज के पुनरुत्थान, जब बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ठीक है, और ये सती प्रथा था, छुआछूत था, जो भेदभाव था, ये सब जब लोग शिक्षित हुए तभी ये समाज को ये आवश्यकता थी शिक्षा की, कि ताकि इन चीज़ों को, बुराइयों को कोई दूर करे। तो जब व्यक्ति शिक्षित हुआ तो इन सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर दिया और समाज के पुनरुत्थान और समाज के उत्थान के लिए और विकास में योगदान देता है शिक्षा। तो यही सारी चीज़ें हैं। समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज में जो भी आपको इंटरेक्शन है या कोरिलेशन, देखिए ये आपका एजुकेशन हो जाएगा, शिक्षा हो गया, ई से डिनोट कर रहे हैं, और सोसाइटी यस हो गया। एक दूसरे से क्या है, ये जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के क्या है, पूरक मान लेंगे, शिक्षा और समाज। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए, मानवीय मूल्य, ठीक है, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, विवेचना कीजिए। ठीक है, विवेचना की यानी कि एक्सप्लेन कीजिए, 2023 में पूछा यह प्रश्न। तो मानवीय मूल्य यानी कि नैतिक शिक्षा के बारे में बात हो रहा है कि मनुष्य के अंदर क्या मानवीय मूल्य होनी चाहिए, जो पूरे सृष्टि यानी पूरे इस संसार, पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड के लिए क्या हो, आवश्यक हो। तो हमें मनुष्य के रूप में कार्य करने और समाज में रहने के लिए अच्छे मूल्यों को आत्मसात, यानी कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, अच्छे अच्छे गुण, रहन सहन, ठीक है, वैल्यू होनी चाहिए, आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। अच्छे मूल्यों में कार्य के प्रति क्या होता है, समर्पण होता है, ईमानदारी होता है, सम्मान होता है, और उस कार्य को लेकर प्रतिबद्धता होती है। ठीक है, ये हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं तथा परिभाषित करते हैं कि हम जीवन में कैसे कार्य करते हैं। ये मानवीय मूल्य इसलिए भी संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक हैं कि वे हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व बनाते हैं। अगर मनुष्य के अंदर संस्कार नहीं है, मूल्य नहीं है, वैल्यू नहीं है, मतलब मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य क्या हो गया, ईमानदारी, सम्मान, प्रेम, ये सारी चीजें क्या हो गई, मानवीय मूल्य हो गई। व्यक्तित्व बनाते हैं, साथ ही जीवन में हमारा पग पग पर, यानी कि एक एक पैर पे, एक एक कदम कदम पर क्या करती है, मार्गदर्शन भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1986 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में नहीं पूछा है, पिछले ही साल का था। ठीक है, सोचिए, दो 1986 की विवेचना करने का कहा रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए उत्तर, नवीन शिक्षा नीति 1986 की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं गुण। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, गुण होता है, विशेषता होता है, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं और क्वालिटीज मतलब गुण। कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटीज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। देखिए, शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व मिला था जब 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था, तो शिक्षा को बहुत महत्व मिला था। एक राष्ट्रीय शिक्षा की संरचना हमारे देश लेवल पे, हमारे पूरे कंट्री लेवल पे, भारतीय लेवल पे, पूरे भारत में एक शिक्षा का क्या बनाया गया, संरचना बनाया गया। राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना की गई। ठीक है, पूरे देश में क्या पाठ्यक्रम होगी उसकी रचना की गई। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया। ठीक है, केंद्र सरकार की भागीदारी हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या हो गई, केंद्र सरकार की भागीदारी हुई। दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन मिला, यानी कि एफिशिएंस, यानी कि बच्चों में दक्षता बढ़ाई जाए किसी भी फील्ड में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी में क्या किया जाए, दक्षता बढ़ाई जाए और उसका प्रभावकारिता को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि उससे क्या इफेक्ट समाज में पड़ रहा है, क्या समाज को फायदे हो रहे हैं, उसको प्रोत्साहन दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में सुधार, ठीक है, तथा महाविद्यालयों की स्वायत्तता। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा हुआ थोड़ा सा, और उच्च शिक्षा में सुधार हुआ। ठीक है, यूजीसी वगैरह, ठीक है,
तथा महाविद्यालयों की स्वायत्तता हुई। इस प्रकार हम लोग 10 प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लिए हैं। वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय सेमेस्टर में। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें और फर्स्ट सेमेस्टर वाले के साथ भी शेयर करें, उन्हें इन्फॉर्म करें। यहाँ पे सारे क्लास पढ़ाए जा सकें, यहाँ पे आप लोग आगे तैयारी करके अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा नंबर गेन किया है पढ़ के इसी चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।